जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको यहाँ पॉइंट करा रहा हूँ, अगर ये सारे आप जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ ये आप नोट करते चलते हैं, क्योंकि जो आपके पेपर क्वेश्चन पूछे गए, अगर ये हमारे पेपर क्वेश्चन पूछा गया और किस प्रकार क्वेश्चन हमारे पेपर और आ सकते हैं, वो सारे चीजें हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं जो चीजें आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप नोट करते चलना। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और ये याद रखना कि अगर मैं किसी की कमेंट यहाँ पे ना देख पाऊं भाई, उसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जितना मैं आपको टाइम दूं यहाँ पे उतने में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं जो आपके एग्जाम के लिए वहां पे जरूरी होते हैं। तो किसी के अगर कमेंट का रिप्लाई ना दे पाओ उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देते चलना, आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों काउंट जरूर करते चलना। अभी जो हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही यहाँ पे चल रही है। तो आप काफी बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन आ चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैं पूछूं उनके आंसर आप बताइए, और इसके मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करता हूं, अगर वो पॉइंट कोई अगर आपको ना पता वो पॉइंट जरूर आप नोट कर लेना, क्योंकि अब आपकी नोटिफिकेशन आने वाले होगी। अब तैयारी करने में आप लग जाइएगा अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेट नंबर 4 अब हम लोग कर रहे हैं, यानी इस प्रकार हम लोग ये मान लो 50 जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप ये सारे सेट वहां पे सॉल्व कर लेते, जो पॉइंट मैं आपको यहाँ बताता वो सारे आप ध्यान से लिखते चलते, तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जो फिलहाल सेट नंबर 4 चल रहा, अगर आपने पहले वाले सेट ना देखे वो भी सेट देख लेना कि वहां कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए और किस प्रकार के क्वेश्चन और आपके पेपर में वहां पे आ सकते हैं। तो दोस्तों पहले हमारा जो ये क्वेश्चन आपका नागपुर जडारो में पूछा गया था, जो कि अपना बायोलॉजी का, हम लोग वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि अपना पेपर आता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जीके, ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हुए चलेंगे। और ये आपका नागपुर जडारो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ अच्छा रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? कौन सा घटक ऐसा होता है जो रक्त का जो थक्का होता है उसको बनने में मदद करता है? जहां पे 4 ऑप्शन आपके ये यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप इसका क्या बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्लेटलेट्स। काफी बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। और दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया है तो और कौन से चीजें हैं जो हमारे पेपर और आपसे आ सकती हैं? तो प्लेटलेट्स के बारे में दोस्तों 2-3 पॉइंट और नोट करना कि जो आपका ये प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। इसके बारे में 3-4 पॉइंट नोट कर लेना। पहला पॉइंट ये नोट करना, जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक पॉइंट आप ये बताना, ये रंगहीन होते हैं, यानी इनका कोई भी रंग यहाँ पे नहीं होता है। और उसके बाद क्या एक पॉइंट इसका ये नोट करना, ये क्या होता है? केंद्रक विहीन। क्या नोट करना यहाँ पे? ये पॉइंट नोट करना कि इनमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। इनमें क्या होता है? आपका जो केंद्रक होता है केंद्रक रहित होता है, यानी केंद्रक इनमें आपका नहीं होता है। और इसके बाद ये पॉइंट नोट करना, इनका जो निर्माण होता है, यानी इनका निर्माण कहां पे आपका होता है? निर्माण आप क्या बताएं? इनका निर्माण आपका अस्थि मज्जा। निर्माण कहां बता देंगे आप? बताना इनका निर्माण होता अस्थि मज्जा में निर्माण आपका होता है। और वहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आप क्या बता देंगे? इनका जो जीवन काल होता है ये आपका 8 से लेकर 10 दिन का इनका जीवन काल आपका होता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में ये सारे पॉइंट नोट करना आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम को लेके, क्योंकि अगर ये प्लेटलेट्स के ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है तो ये सारे पॉइंट भी हमें क्लियर होने चाहिए, ये भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट याद ना हो सारे पॉइंट नोट करना, क्योंकि मैं यही चाहता हूं मैं जितने क्वेश्चन कराऊं आज पेपर यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको छपे वहां पे। देखिए एग्जाम तक जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसे आप फॉलो करते चलना। मैं यकीन दिलाता हूं जब भी आप पेपर देने जाएंगे आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल कई बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन आ चुके हैं, भाई लाइव वीडियो कर देना, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक उतने क्वेश्चन मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा जो आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। लेकिन भाई भरोसा करके एग्जाम तक जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इतना कर लीजिए। आप जब भी पेपर देने जाएंगे आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो आपका थियोफ्रेस्टस को
निम्न में से किसका जनक जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? किसका जनक आपका कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका दानापुर जड़ारो में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके जनक भी आपको नोट कराऊंगा, जो आपके पेपर लगभग अक्सर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान होगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? ये बताओ जो आपका जीव विज्ञान है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए? अब ये बताओ अच्छा, जो जीव विज्ञान है क्या है? अब जीव विज्ञान के जनक बता दो क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पेपर पूछे जा सकते हैं? एक ये बताओ जीव विज्ञान के जनक कौन है, या फिर आप ये बता दो जो आपका रसायन विज्ञान है, क्या है? रसायन विज्ञान जनक कौन है? या फिर आप बताओ जो भौतिक विज्ञान है। अब ये बता दो जो भौतिक विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, या फिर आप ये बता दो जो आपका जंतु विज्ञान है। कौन सा? जंतु विज्ञान। या फिर आप बता दो आपका जो आनुवांशिक, या फिर आप ये बता दो जो आपका आनुवांशिकी, क्या बता देंगे? आनुवांशिकी विज्ञान। इनके जनक बता दीजिए। इनके जनक भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीव विज्ञान का क्या बताएंगे? जीव विज्ञान का हम बता देंगे राइट आंसर क्या? अरस्तु। क्या बता देंगे? अरस्तु बता देंगे। और रसायन विज्ञान में किसका नाम बताएंगे? यहाँ पे नाम रोज नोट करना। रसायन विज्ञान में क्या हो जाएगा आपका? एंटोनी लियोजियर। एंटोनी लियोजियर का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और भौतिक विज्ञान में क्या पता होना चाहिए? हमें न्यूटन का नाम पता यहाँ पे होना चाहिए। और जंतु विज्ञान में किसका नाम पता होना चाहिए? यहाँ भी आपको अरस्तु आ जाएंगे। जंतु विज्ञान में भी अरस्तु हो जाएंगे। आनुवांशिकी में कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आप क्या बता देंगे? ग्रेगर जोहान। क्या लिख देंगे? ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम आप ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं, जो हमारे पेपरों में आपके अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट करना। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे भौतिक विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान, आनुवांशिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो इनके पॉइंट याद करना। पेपर ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये सारे आपका जो न्यू पैटर्न है उसी के बेस में सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप ये सारे चीज ध्यान से नोट कर चलना कि अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो ये भी सारे पॉइंट आपके पेपर में इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस जो चीजें मैं बता रहा हूं इसे आप बस ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? अब बताओ जो 4 कक्षीय हृदय है इनमें से किसमें आपका पाया जाता है? ये आपका जालंधर जड़ारो में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके ये पेपर में यहां पूछा गया था। तो 4 कक्षीय हृदय किसमें आपका पाया जाएगा? ये पाया था मगरमच्छ में। किसमें पाया था? मगरमच्छ में आपका ये पाया जाता है। और दोस्तों जो मगरमच्छ है, ये जो मगरमच्छ होता है ये किसमें आपका आता है? ये आपका सरीसृप में आता है। किसमें आएगा? ये आपका होता है सरीसृप में आपका ये आता है। और सरीसृप के बारे में कुछ पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि सरीसृप के जो वर्ग के प्राणी होते हैं इसमें कौन कौन से आपके आते हैं। जैसे आपका एलिगेटर, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका एलिगेटर आपका हो जाएगा, या फिर जैसे आपका मगरमच्छ, या फिर आपका जो मगरमच्छ हो जाएगा। मगरमच्छ के बाद जैसे आपका छिपकली। मगरमच्छ के बाद एक नाम नोट करना छिपकली, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे आपका गिरगिट हो गया। इसके बाद जैसे कि आपका गिरगिट हो जाएगा। इसके बाद जैसे कछुआ। इसके बाद कछुआ नोट कर लेना। कछुआ के बाद एक नाम नोट करना कोबरा। एक नाम क्या नोट कर लेना? कोबरा। ये सारे किसमें आते हैं? सरीसृप में आपके आ जाते हैं। और 4 हृदय कक्षीय किसमें होता है? मगरमच्छ में आपका हो जाएगा। सरीसृप के बारे में ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए जो गिरगिट है ये किस समूह में आता है, तो आप क्या बताएंगे? आपका सरीसृप में आपका यहाँ पे आपका आ जाता है। और दोस्तों ये जो आपके सरीसृप होते हैं, जो आपके ये सारे प्राणी होते हैं, ये जीव कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं असमतापी होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे जीव आपके क्या होते हैं? असमतापी। क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। और प्लस एक और नोट करना, ये सारे जीव क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? ये अंडे देने वाले सारे जीव आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, जो यहाँ पे एक मेढक का नाम दिया जा रहा है। मेढक किसमें आता है? मेढक आपका आता है उभयचर में।
मेढक किसमें आपका आ जाएगा, ये आपका उभयचर में आपका आता है। ये सारे पॉइंट इसके नोट करना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी यहाँ पे हमारे ये आपके हो जाते हैं। और इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आता है कि डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम आपकी होती है। जहां पे 4 ऑप्शन हमारे ये दिए जा रहे हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होता है, तो किसकी कमी के कारण कम हो जाते हैं, तो ये क्या राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल जो प्लाज्मा बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्लाज्मा, क्या राइट आंसर होगा प्लाज्मा। और जो कि आपका ये कहां क्वेश्चन पूछा गया, ये जबलपुर जुडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। दोस्तों जो आपको ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बारे में कुछ चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। पहला ये पता होना चाहिए जो हमारा रक्त होता है, इस रक्त का कम से कम 55% भाग हमारा किसका होता है, प्लाज्मा का। यानी एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका रक्त होता है, रक्त का आप कम से कम 55% भाग किसका होता है, ये आपका प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग क्या प्लाज्मा होगा, एक पॉइंट ये नोट करना। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा प्लाज्मा का रंग कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे, ये आपका रंगहीन, क्या नोट करेंगे यहाँ पे आपका रंगहीन तथा रंगहीन होता और तथा रंगहीन और तरल, नोट कर लेना क्या रंगहीन तरल होता। और ये कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो प्लाज्मा होता है इसमें कितने परसेंट हमारा जल होता है, इसमें आप क्या आंसर बताएंगे, आपका जल का परसेंटेज क्या होता है आपका प्लाज्मा में, वो आपका होता है 90 से लेके 92% इसमें आपका जल ही पाया जाता है। और जो कुछ प्लाज्मा आप ये प्रोटीन और आपका एल्बुमिन और आपका फाइब्रोनोजन आपके होते हैं। इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। और प्लाज्मा के बारे में ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये प्लाज्मा क्वेश्चन पूछा गया तो ये पॉइंट भी नोट करना, ये भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको ये कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं ना, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके के, ये बस घर बैठ के आप तैयार करिए। ये नोट्स उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो बच्चे 1-2 साल पेपर की तैयारी वहां पे कर चुके हैं, तो उनके लिए ये नोट्स बहुत अच्छे हैं। बस वहां पे आप घर बैठ के वो तैयारी करिए, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन वहां पे करना है। तो यहाँ पे जो मैंने नोट्स दिए, और इस नोट्स में ना ये भी ध्यान रखना कि 2000 से लेके 2024 जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में, वो सारे मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिए। और जो बच्चों को ये नहीं पता सर हम कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि हमें पहली बार तैयारी करें और सर हमें ये नहीं पता है कि पेपर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो जो अपना बैच चल रहा है यहाँ पे, जो आप प्ले स्टोर में जाना, वहां सीधा एनए वाला जैसे सर्च करेंगे तो ये आपका इस स्लाइड में आएंगे, ये बैच ज्वाइन कर लेना। और यहां मैं खुद बताऊंगा भाई ये आपका चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में इस जगह से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि हम तैयारी कहां से करेंगे, इसी बार हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो भाई ये बैच ज्वाइन कर लेना। सारी क्लासेस आपकी यहाँ इसी महीने 2 जनवरी से स्टार्ट हुई है, नया बैच है, अभी तैयारी करिए, अपना एग्जाम क्लियर करिए इसी बार। और इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया कि गॉइटर की बीमारी है, जो गाइटर की बीमारी होती है, अब ये बताओ किसकी बीमारी है, जो गाइटर की बीमारी है ये किसकी बीमारी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे कि गाइटर की बीमारी कैसी बीमारी हो जाएगी, तो ये आपकी होती कैसी बीमारी, थायराइड ग्रंथ। कैसी बीमारी होगी, हम बताएंगे थायराइड ग्रंथ की बीमारी आपकी हो जाती है। और दोस्तों जो आपका ये गाइटर रोग होता है, क्या होता है, जो आपका गाइटर रोग होता है, यह रोग ये क्या किससे होता है, गाइटर रोग किससे होता है, गाइटर रोग किससे होगा आप बताएंगे, जिसे गाइटर रोग बोल दे, घेंगा रोग बोल दे, ये बताएंगे कि आपकी आयोडीन की कमी से। किससे, जो आपकी आयोडीन है, आयोडीन की क्या कमी से होता है, आयोडीन की कमी से आपका ये रोग हो जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर आयोडीन की कमी हो गया तो कौन सा रोग हो गया, गाइटर हो गया। अब यहीं पे अगर यही आयोडीन की आपकी, यही जो आपकी आयोडीन है, क्या है, ये आयोडीन अगर ज्यादा हो जाए, आयोडीन क्या हो जाए आपका अत्यधिक हो जाए। अब आयोडीन की मात्रा अगर आपकी अत्यधिक हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, तब कौन सा दिक्कत होती है, तब यहां पे नोट करिएगा क्या, हाशियोमोटा। कौन सा दिक्कत होगी, हाशियोमोटा, ये दिक्कत आपको होती है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा गया अगर आपकी कि अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, हम बताएंगे गाइटर रोग होता है। और आयोडीन की अत्यधिक
मात्रा से कौन सा रोग होता है, तो हम बताएंगे हासी मोटा रोग आपका इसकी अधिकता से वहां पे हो जाता है। बच्चे कमी वाला पता रहता है, लेकिन अधिकता वाला बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि इसकी अधिकता से कौन सा रोग आपके शरीर में वहां पे देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है। अब ये बताओ, जो अपना शरीर का जो जठर अम्ल है, जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या होगा। पुणे जेडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर ये वहां पूछा गया था, तो आप इसका राइट आंसर कितना बता देंगे? जो जठर अम्ल है किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होगा? हम बताएंगे इसका गैस्ट्रोस्रावी ग्रंथियां। क्या बताएंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों, जो आपका ये जठर रस होता है, ये जठर रस कैसा होता है? यहाँ पे क्या बताएंगे? जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? ये आपका अम्लीय होता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जठर जो अम्ल होता है कैसा होता है, जठर रस कैसा होता है, आप बताएंगे आपका अम्लीय आपका होता है। और इसके बाद क्या बताएंगे? जो आपका जठर रस होता है, जठर रस का ये बता दो, अच्छा इसका जो जठर रस है इसका पीएच मान क्या होता है? तो हम बताएंगे 1.5 से लेकर 3.5 आपका होता है। इसी वजह से ये क्या होता है? आपका अम्लीय वहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका जठर रस होता है, जो जठर रस आपका होता है, अब ये बताओ कि इसमें कौन कौन से आपके एंजाइम होते हैं? तो जठर रस में कौन कौन से एंजाइम आप बताएंगे? जैसे कि आपका एक पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? एक पेप्सिन एंजाइम हो जाता है। इसके बाद जैसे आपका एक रेनिन एंजाइम, कौन सा? रेनिन एंजाइम हो जाता है। और इसके बाद आपका एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाता है। यानी जो जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करना कि अगर जठर रस से क्वेश्चन का पेपर में आपका आता है, यहीं से आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। ये बताओ, जो आप पहले पूछेगा जो जठर रस होता है ये कैसा होता है? हम बताएंगे अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है ये 1.5 से 3.5 होता है। और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम आपके होते हैं? आप बताएंगे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सारे एंजाइम आपके इसमें पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, जो कि आपका कोल्हापुर एआरओ जेडारो में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो बताओ मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। क्या बता देंगे? 23 बता देंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भाई कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कमेंट मैंने पढ़ लीजिए, तो भाई अगर कमेंट में सभी के रिप्लाई दूंगा क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैं जो चीजें आप बता रहा हूँ वो सारी चीजें ध्यान से आप देखते चलिए। यहाँ पे बस आपको ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतना आप ध्यान रखिए। आपके पेपर यहां से क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो। तो जितने टाइम मैं जो चीजें बता रहा हूँ इसे आप देखते चलिए, बस एग्जाम तक इन्हें फॉलो करिए। आपके पेपर यहां से क्वेश्चन आएंगे, इसकी मेरी गारंटी। बस एग्जाम तक जो चीजें मैंने आपको बता रखी सारी आप कंप्लीट करिए, आपके पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। तो मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी हो जाती है? ये आपकी 23 यहाँ पे आपकी होती है। और दोस्तों, जो आपके ये गुणसूत्र होते हैं ना, ये आपके डीएनए एवं आपका हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं, क्या पूछा जाए? जो गुणसूत्र होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो आप यहाँ पे किसके बने बताएंगे? ये आपका डीएनए के किसके बने होते हैं? डीएनए एवं डीएनए में और क्या लिखेंगे? हिस्टोन। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन का आपका ये बना होता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो मनुष्य में, एक पॉइंट ये भी याद करना कि मनुष्य में आपके 22 जोड़े, मनुष्य में आपके जो 22 जोड़े जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र आपके ये जो होते हैं क्या होते हैं? ये मेल और फीमेल में क्या होते हैं? दोनों में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? बराबर आपके होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे क्या आपका 23वां होता है, क्या होता है? जो आपका 23वां, एक नोट करना, जो आपका 23वां जोड़ा होता है, क्या होता है? 23वां जोड़ा आपका होता है। तो जो ये फीमेल होते हैं, फीमेल में क्या होता है? आपका ये एक्स होता है।
और मेल में क्या होता है, मेल में आपका एक्स वाई यहाँ पे होता है। और दोस्तों अब जो इसी गुणसूत्र से, इसी जो 23वां गुणसूत्र आपका होता है, इसी से आपका जो बच्चे होते हैं वो कौन, लड़का होगा लड़की होगा, इसी गुणसूत्र से ये आपका वहां पे डिपेंड करता है कि अगर पुरुष का ये मान लो स्त्री का आपका, फीमेल का आपका एक्स एक्स होता है और मेल का आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लड़का कब होता है लड़की क्या होता है, तो अगर फीमेल का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र आ जाता तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे लड़का होता है। और वहीं पे अगर फीमेल का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का भी एक्स आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी लड़की होती है, यहाँ फीमेल होगा, यहाँ पे आपका मेल होता है, यानी कि लड़का होगा लड़की होगा, इसके लिए पुरुष वहां पे जिम्मेदार आपका वहां पे होता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना, ये आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कि सभी जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने समूहों में आपका ये वर्गीकृत आपका किया जाता है, ये आप भी आपका जालंधर जडारो में सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या, 5। कितने समूह में वर्गीकृत किया गया, 5 समूहों में ये आपका वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये आपका हो जाता है। और ये 5 वर्ग कौन से होते हैं, इनके नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये 5 जो समूह दिए गए कौन कौन से आपके होते हैं। एक तो क्या आपका हो जाएगा मोनेरा, एक समूह आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक समूह आप लिखेगा क्या, मोनेरा लिखेंगे। और दूसरा क्या लिखना, यहाँ पे नोट करना क्या, प्रोटिस्टा। अगला समूह क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे, प्रोटिस्टा समूह यहाँ पे लिख लेना, प्रोटिस्टा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कवक। इसके बाद कौन समूह होता है, कवक होता है। इसके बाद क्या आएगा आपका पादप। इसके बाद क्या आता है, पादप आता है। इसके बाद क्या आता है, ये आपका जंतु यहाँ पे आपका ये आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करें, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत ये आपके 5 समूहों में, कितने समूह में, 5 समूहों में आपका वर्गीकृत किया गया। ये 5 समूह आपके यहाँ पे आपके ये आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर अगर कभी इन समूहों के नाम के बारे में पूछा जाए तो इनके नाम भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। कितने परसेंट जो सूर्य की ऊर्जा आती है, जो पौधे भोजन बनाते हैं, कितना परसेंट भाग वो अपने भोजन के लिए के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप राइट आंसर इसका क्या बताएंगे, हम बताएंगे क्या 1%। क्या बताएंगे 1%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे एक क्वेश्चन नोट करना, पेपर एक बार क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि जो आपका ऊर्जा परिवहन का नियम है, एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपका ऊर्जा परिवहन का नियम ये किसने दिया था, ऊर्जा परिवहन का नियम किसने दिया था। आप यहाँ पे राइट आंसर क्या बता देंगे, ये आप बताएंगे किसने दिया था, लिंडमैन ने। किसने दिया था, लिंडमैन ने इसका नियम वहां पे दिया था। ऊर्जा परिवहन नियम किसने दिया, लिंडमैन ने दिया। और इन्होंने इस नियम में क्या बताया था, कितनी ऊर्जा हम लोग, अगर हम कोई चीज खाते हैं उसके कितनी ऊर्जा मान लो लेते हैं, तो वहां पे उस चीज की हम 10% ऊर्जा आप वहां पे उसकी वहां पे लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऊर्जा परिवहन का नियम किसने दिया था। तो आप क्या बताएंगे, लिंडमैन ने ऊर्जा परिवहन का नियम आपका यहाँ पे दिया था। ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX परिमाण है। अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका 23वां गुणसूत्र होता है, जो फीमेल होती है उसमें XX होता है, मेल में XY होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपका XX गुणसूत्र यहाँ पे हो जाता है, फीमेल का X हो गया, मेल का X हो गया, तो क्या आ गया, लड़का होगा लड़की होगी, क्या होगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, तो यहाँ पे आपकी लड़की होगी, क्या हो जाएगी, लड़की। और वहीं पे अगर फीमेल का X आ जाए, मेल का Y आ जाए, XY से क्या हो जाएगा, आपका लड़का यहाँ पे होता है। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल से बता रखा कब लड़का होता है, कब आपका ये लड़की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है।
बेसिक सवाल है, लेकिन ये पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था जबलपुर जडारो में कि पत्तियों मौजूद जो आपका हरा रंग होता है, इसे हम लोग किस नाम से आपका ये जाना जाता है, किस नाम से आप बताएंगे? इसे हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल। किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल नाम से आपका ये जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नहीं है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताओ निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का आपका हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का कौन सा आपका हिस्सा यहाँ पे नहीं होगा? तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे? जो आपकी लार ग्रंथियां है, लार ग्रंथियां आपकी इसका हिस्सा यहाँ पे नहीं होती है। लार, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपकी जो लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथियां लार का उत्पादन का पाचन में भाग लेती है। कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है, इसका काम क्या होता है? काम क्या बताएगा? भोजन के पाचन में वो सहायक होती है। तो आपकी जो लार ग्रंथियां होती है, ये आपके अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती है। इसके अलावा जो आपका एड्रिनल हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल हो गया, ये तीन जो आपके दिए जा रहे हैं, ये तीनों आपके अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन जो आपका लार ग्रंथियां, इसके हिस्सा आपकी वहां पे नहीं होती है। ये ध्यान रखना। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, ये बताओ अंतःस्रावी तंत्र का कौन सा हिस्सा है, तो यहां पे आप एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, इनके नाम आपको वहां पता होने चाहिए थे। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो लार आपकी स्रावित होती है, लार निकलती है, इसका काम क्या होता है? काम क्या बताएंगे? भोजन के पचाने में ये सहायता करते हैं, यानी उसको क्या होता है? लचीला बनाता है, लुगदी टाइप बनाता है, जिससे वो जल्दी डाइजेस्ट आपका वहां पे हो जाए। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आपके ये पूछा जा चुका है। तो डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे अभी तक काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं, बस आप ये मान चल रहा है जो बच्चे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे, उनकी तैयारी फिलहाल यहाँ पे सही चली। मैं तो डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। जो बच्चा ये क्वेश्चन एग्जाम तक नोट करता है और तैयार करता है, भाई आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां दिखेंगे, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं इसे आप बस फॉलो करते चलिए अपने पेपर तक। इसका राइट आंसर डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? यहां बताएंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये डीएनए होता है ना, आपका क्या होता है? जो आपका डीएनए हो, ये कितने पदार्थों से मिलकर बना है? ये आपका 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है? जैसे कि आपका नाइट्रोजन किससे मिलकर बना होता है? जैसे कि एक तो हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद नोट करना जैसे आपका शुगर, इसके बाद क्या लिखना? आप शुगर लिख लेना। शुगर के बाद नोट करना आपका फास्फोरिक अम्ल। क्या नोट करेंगे आप यहाँ पे? फास्फोरिक अम्ल। क्या लिख लेना? फास्फोरिक अम्ल। यानी जो डीएनए होता है इन तीनों से मिलकर आपका ये बना हुआ होता है, और यह आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। जो डीएनए होता है ये अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, यानी जैसे कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो डीएनए होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, एक लोग से दूसरे लोग पहुंचाने का ये काम करता है। कौन काम करता है? ये डीएनए वहां पे करता है। और डीएनए आप ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यहां पूछा जा रहा नहीं है, बताओ निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा आपका नहीं है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जालंधर जेडारो में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विल्ली हो जाएगा। क्या? विल्ली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ये क्या होता है ना, जो हमारी जो छोटी आंत होती है, उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी रेसे टाइप या उंगली नुमा छोटे रेसे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विल्ली बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? जो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, तो वहां से जो चीज उसे कंज्यूम करनी होती है, इसी के द्वारा वो कंज्यूम वहां पे होती है, इसी के द्वारा वो लेता है, वो क्या था? विल्ली होता है। ये छोटी आंत पाई जाती है, यानी जो आपकी मान चलना जो छोटी आंत आपकी होती है, जैसे कि आपकी छोटी आंत होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उंगली नुमा ऐसे यहाँ पे एक आकृत होती है, इनके चारों छोटी छोटी उंगली हो, यही क्या होती है? यही आपकी विल्ली वहां पे होती है। जो हम लोग खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, इसी के द्वारा उसका अवशोषण वहां पे होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल्ली आपका यहाँ पे आपका हो जाता है।
और दोस्तों जो आपका धमनियां है ना, धमनियों के बारे में एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर सभी में आपका शुद्ध रक्त हृदय में शरीर को प्रभावित करता है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए शुद्ध रक्त होता है शरीर के, जो शरीर में हर जगह पहुंचाया जाता है, ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, धमनियों के द्वारा ही आप बताएंगे। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है और यहीं पे एक होती है फुफ्फुस धमनी जिसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। और दोस्तों ये शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ऐसा नहीं होता कि अशुद्ध रक्त आपका खराब ब्लड होता है। असल जो शुद्ध रक्त होता है जिसमें आपकी ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन, जैसे हमने सांस लिया अब उसमें रक्त में हमारे ऑक्सीजन आ गया, तो ये किसके द्वारा प्रवाहित होगा, ये आपका धमनियों के द्वारा। जब हमारी ऑक्सीजन इसमें खत्म हो गई ब्लड में, अब वो क्या हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। वो किसके द्वारा प्रभावित होगा, आप ये सिराओं के द्वारा आपको ये प्रभावित होता है। तो सिराओं में आप ये पॉइंट नोट करना कि जो सिराएं होती है फुफ्फुस सिराओं के अतिरिक्त इसके अलावा जितने भी आपकी वो होती है उसमें आपका अशुद्ध रक्त वहां प्रवाहित आपका होता है। ये धमनियां और सिराओं के बारे में भी सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताओ कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी आपकी हो जाएगी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपीज। क्या होती है, स्टेपीज होती है। और ये हड्डी कहां पाई जाती है, कान की हड्डी होती है। और ये भी ध्यान रखना जो आपके कान होते हैं, कान में आपके 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी आपकी यहां पे होती है। और जो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती, 3 हड्डियां आपकी कान में पाई जाती। कौन कौन सी पाई जाती, जैसे कि आपका जो मैलियस, एक नाम क्या नोट करना, एक हड्डी आपकी होती मैलियस, एक हड्डी कान की मैलियस हो जाती है। और दूसरी क्या होती है आपकी इनकस, दूसरी हड्डी हमारी क्या हो जाएगी आपकी इनकस हो जाती है। और तीसरी हड्डी आपकी क्या होती है, आपकी स्टेपीज होती है। क्या होती है आपकी ये स्टेपीज हड्डी आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कलाई की हड्डियां कौन कौन सी, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे हमारा ये दिया गया कलाई की हड्डियां कौन सी होती है, तो यहाँ पे जैसे आपका जो कार्पल्स होता है, क्या कार्पल्स, कार्पल्स हो गया, या फिर आपका मेटाकार्पल्स, मेटा कार्पल्स, ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना, आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि मानो जो शरीर में कान होते हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 3 बताएंगे, तीनों हड्डियां कान में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है आपकी, ये हो जाती है आपकी जो स्टेपीज होती है, ये कान की सबसे छोटी हड्डी हो जाती है। और इसके बाद कान की और जो हड्डी आपकी हो जाती है। और ये जो आपकी कलाई होती है, कलाई में कौन सी हड्डियां आपकी होती है, यहाँ पे कार्पस हो गया, मेटाकार्पस, ये आपकी कलाई में हड्डियां आपकी ये पाई जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारी केमिस्ट्री क्वेश्चन अपने स्टार्ट हो जाते हैं। और पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देते हैं, कैसा कर देंगे, बैंगनी, गुलाबी, नीला, पीला, कैसा कर देंगे। आप इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे यहां पूछे जाएंगे। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, ये वहां पे नीला कर देंगे। कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये क्षारक होते हैं ना, ये जो आपके क्षारक होते हैं, क्षारक क्या करते हैं, क्षारक जो होते हैं जल में घुलकर आपको ये हाइड्रोक्साइड अम्ल देते हैं। क्या देते हैं, ये आपके हाइड्रोक्साइड देते हैं। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो क्षारक होते हैं जल में घुल के क्या देंगे, आप क्या बता देंगे, ये आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड, ये आपके आयन वहां पे देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और वो क्षार कहलाते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता करते हैं, यानी आपके जो होते हैं ये आपके प्रोटॉन को ग्रहण करने की इनकी क्षमता वहां पे होती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका क्षार होता है, क्या क्षार का पीएच मान, आप ये बताओ जो क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका पीएच मान आपका 7 से क्या हो जाएगा, अधिक। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से आपका ये अधिक यहाँ पे हो जाता है। और जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला आपको कर देते हैं। क्या कर देंगे, ये आपका नीला कर देंगे। कैसा कर देंगे, ये नीला कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट करना, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर का विविध रूप है। किसके ये रूप आपके हैं, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया या संगमरमर हो गया, कैसे इनके किनके विविध रूप है, किनके ये अन्य नाम है, क्या इसका राइट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका पुणे जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताएंगे आप,
बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट बताएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और कभी कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? बताएंगे CaCO3, ये पॉइंट आप बता देंगे। और दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या दग्ध चूना भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अन्य नाम नोट करना क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना। क्या बताएंगे? बिना बुझा चूना। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका। बिना बुझा चूना आपका ये होता है, चूना भी नोट कर लेना। क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ आपका ये चूना यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है, क्या होता है? कैल्शियम, एक पॉइंट नोट करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे दिया जा रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? ये सूत्र CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना है। चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कि किसके भी अन्य नाम हो जाते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य नाम होते हैं। इसका ये रासायनिक सूत्र आप यहाँ पे नोट कर लेना है, और ये रासायनिक सूत्र भी नोट करना। आपके पेपर क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं सभी के। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो कौन सा आपका उत्पाद बनता है? भाई मैंने पहले ही बताया था, मैं सारे बच्चों कमेंट यहाँ पे नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बात ये आ जाती है ना कि अगर मैं कमेंट आपके पढ़ूंगा, ठीक, उससे आपकी जो क्लास हुई काफी लंबी वहां पे चली जाएगी। तो बस यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान से देखिए कि क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आया था और कौन से पॉइंट और हमारे पेपर पूछे जा सकते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट करिए। अगर आप चाहेंगे मैं कमेंट पढ़ूं, कमेंट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, इससे आपकी क्लास काफी लंबी जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे। तो फिलहाल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें ध्यान से देखिए। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट भी होता है ना, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसमें अपना डाउट मुझे भेज दीजिएगा, वहां मैं उसका रिप्लाई वहां पे दे दूंगा अगर कोई आपको वहां पे डाउट होता है। लेकिन क्लास में क्या करते हैं ना कि जितना अपने पास टाइम होता है उतना टाइम हम लोग वही चीजें आपको बताएं जो आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ पूछी जा सकती हैं। वो आप भरोसा करके जो चीजें बता रहा हूँ इसे फॉलो करिए, आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ इसे आप फॉलो वहां पे करते चलिएगा। इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे? ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पे उत्पाद यहाँ पे बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि दूध और फेस क्रीम के उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? इन 4 ऑप्शन बताओ कि जो आपका दूध होता है और जो फ्रेश क्रीम होती है ये किसके आपके उदाहरण यहाँ पे हो जाते हैं? तो आप किसके उदाहरण यहाँ पे आप बताएंगे? ये आपके उदाहरण होते हैं किसके? इमल्सन के। किसके उदाहरण होंगे? इमल्सन के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका इमल्सन होता है ना, ये आपका 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण, जहां एक तरल छोटी बूंदों के रूप में और दूसरे में बिखरा हुआ आपका होता है। क्या हो जाएगा? ये आपका इमल्सन वहां पे होता है। यानी अर्थात कौन सा तरल रूप में दूसरे में फैला हुआ है वो सारे किसमें आते हैं? आपके इमल्सन में आपके आ जाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर आप ले लो, जैसे तेल और पानी का मिश्रण एक साथ मिलाने पे क्या होता है? इनका इमल्सन बनता है। एक साथ मिला दो क्या होता है? इमल्सन यहाँ बन जाता है। यानी कि आपका पानी हो गया, तेल हो गया, जैसे आप उसमें एक बूंद तेल डालेंगे वो चारों तरफ फैल जाता है, वो क्या होता है? उसका इमल्सन वहां पे हो जाता है। और ऐसे इसी तरह आपका जो दूध हो गया और जो फ्रेश क्रीम हो जाती है किसके उदाहरण हो जाते हैं? इमल्सन यहाँ पे आपका हो जाता है। और मैंने बताया जी इमल्सन क्या होता है। जो आपका इमल्सन होता है ये आपका 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण है, जहां एक तरल छोटी बूंदों के रूप में दूसरे में बिखरा हुआ आपका दिखाई पड़ता है। जैसे आप एक तेल की बूंद एक आप वहां पे ले लो, अब पानी में जैसे आप वहां पे डालेंगे वो पूरी एक तेल की बूंद क्या होगी? पूरे में जाके फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका आपका इमल्सन वहां पे आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? इमल्सन आप बता देंगे। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकाने वाले पदार्थ और पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है? जालंधर जडावर में सीधे सीधे हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बता देंगे? ये बताएंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बताएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड बता देंगे। आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका नाइट्रिक एसिड एक दिया जा रहा है, नाइट्रिक जो एसिड है HNO3 है, ठीक है,
HNO3। अब ये बता दो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग भी बता दो कहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे आप बताएंगे, जैसे आपका हो जाएगा उर्वरकों में, कहाँ पे होगा इसका भी उपयोग कहाँ पे होता है, उर्वरकों में इसका उपयोग होता है। और इसके बाद जैसे कि जो आपके विस्फोटक होते हैं, क्या होते हैं, विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। या फिर इसके बाद होता है जो रंगों के उत्पादन में, रंगों के उत्पादन में भी इसका उपयोग वहां पे आपका किया जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना। इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, जो आपका कार्बोनेट होता है Na2CO3 का सामान्य रूप क्या होता है, इनके उपयोग कहाँ पे होते हैं, ये सारे पॉइंट वो आपके होते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। यहाँ पे HNO3 के यूज जाना, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, और H2SO4 के क्या यूज है, इसमें आपका सीधा सीधा आपको दिया जा रहा है। ये आपका नाइट्रिक अम्ल भी आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर है कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा चुका है। और इसके अलावा कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या है ये HNO3 के यहाँ पे सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये सारे, ठीक है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका Na2CO3 है, क्या Na2CO3 आपका हो जाता है। अब ये बताओ ये सोडियम जो कार्बोनेट है इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज आप बता दें कहाँ पे, कहाँ कहाँ बताएंगे इसका यूज आपका होता है। जैसे एक तो आप बताएंगे, क्या आप बताएंगे, इसका जो कांच बनाने में इसका आपका यूज होता है, या फिर आपका साबुन बनाने में, या फिर आपका जो साबुन हो गया साबुन बनाने में इसका यूज होता है। इनमें आपका ये किसका यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट का आपका ये यूज होता है। इनके यूज नोट करना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे कभी ये सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा जाएगा तो ये सारे यूज बताएंगे, अगर फिर नाइट्रिक एसिड का पूछा जाएगा ये सारे यूज बताएंगे, और सोडियम कार्बोनेट का अगर पूछा जाएगा आप ये सारे यूज बताएंगे। कहाँ पे यूज होता है, इसका जो यूज आपका होगा, इसका उपयोग आपका कांच में होता है, या साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में आप सोडियम कार्बोनेट का यूज आपका यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता देंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है, बताओ कौन सी जोड़ी यहाँ पे गलत है। एक तरफ क्या लिखा अयस्क और यहाँ पे धातु की कौन सी जोड़ी आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दो, यहाँ पे ये देखो गैलिना सीसा ये बिल्कुल सही है आपका, और यहाँ बोनाइट कॉपर ये भी बिल्कुल सही है। सिनेबॉन निकल ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट ये भी आपका लोहा हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाता है। केवल जो ऑप्शन सी है ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। राइट आंसर हम क्या बता देंगे, इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे राहुल भाई बता रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। भाई बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन आपको पेपर में यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कौन से क्वेश्चन और हमारे पेपर में आ सकते हैं, वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बता रखा, जो चीजें मैं आपको बता, जो आपके पास 3-4 महीने का टाइम बचा, इसे आप फॉलो करिए, आपके पेपर क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आपने 1-2 बार पहले तैयारी कर चुके हैं तो आप क्या करिए, जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं वो आप तैयार करिए, और वहां उस नोट्स मैंने आपको 2000 से लेकर 2024 तक के वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा अगर पहली बार तैयारी करने और आपको ये नहीं पता सर कौन सा न्यू पैटर्न सिलेबस है और कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो जो अपना नया बैच मैंने स्टार्ट किया अपना NA वाले नाम से एप्लीकेशन जो अपना, वहां पे ज्वाइन कर लेना। वहां सारा कुछ आपके टॉपिक वाइज सारी क्लासें वहां पे चल रही, और उनमें मैं ये बताता हूं कौन सा टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको तैयार करनी है कि आपके पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से आपको देखने मिल जाए, उसे फॉलो करिए, पेपर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं, कौन सा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जबलपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ये यहाँ पूछा गया था, इसका राइट आंसर अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आप बताएं क्या हो जाएगा, आयोडीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये आयोडीन होता है ना, आयोडीन एक आपका रासायनिक तत्व है जिसका उपयोग आपके भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की परीक्षण के लिए आपका ये आयोडीन का यूज वहां पे किया जाता है। और दोस्तों जो आपका आयोडीन स्टार्च के संपर्क में आने पर नीला काला कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, ये आपका नीला काला कॉम्प्लेक्स आपका बनाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ऑप्शन सी आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती है। अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म कर देंगे
तो ये बताओ इन चार ऑप्शन में कौन सी दो गैसें आपको यहाँ पे मिलेंगी। दानापुर जेडारो में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, यहां बताएंगे आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो गैसें आपको मिलती हैं। यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड एक लाल भूरे रंग की क्या हो जाती है, गहरी जहरीली गैस होती है। जो आपकी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस यहाँ पे दी जा रही है, क्या दी जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ये कैसी गैस होती है, तो ये क्या बताएंगे आप यहाँ पे, ये पॉइंट नोट करना कि लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की ये कैसी गैस होती है, ये आपकी जहरीली गैस है। कैसी गैस है आपकी, ये जहरीली गैस आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। यानी कि जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट क्या होता है आपका, जो पीबी आपका NO3 का होल ट्वाइस, ये जो आपका होता है, इसको जो आप क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एक सफेद क्रिस्टली पदार्थ होता है जो पानी में घुलनशील है। और इसका उपयोग कहां कहां पे होता है, इसका उपयोग कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका लेड नाइट्रेट है इसका उपयोग कहां पे होता है, उपयोग क्या बताएंगे इसका, जैसे कि आपका विस्फोटक में कहां पे यूज बता देंगे, इसका यूज कहां कहां पे होता है। एक तो आपका विस्फोटक बता देंगे, कहां विस्फोटक, इसके बाद बताएंगे जैसे माचिस, क्या बता देना आप, माचिस और अन्य रसायनों के निर्माण में, माचिस के निर्माण नोट कर लेना कि जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, जो आपकी माचिस तिलियां होती है ऊपर आपने देखा होगा लगा रहता है मसाला टाइप, वो आपका लेड ही, यहाँ पे लेड नाइट्रेट ही आपका वहां पे होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां पे होता है, विस्फोटक में होता है, और माचिस की तिलियों के निर्माण में इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। तो ये लेड नाइट्रेट को जो गर्म करते हैं, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये गैस में आपका टूट जाता है। और दोस्तों जो आपको ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका रंग कैसा होगा, रंग क्या बताएंगे, लाल या भूरे रंग की आपकी गैस वहां पे हो जाती है। और अगले क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है FeCuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस कॉपर, ये अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये कैसी अभिक्रिया का एक उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोल्हापुर जेडारो में ये आपका रिएक्शन वहां पे दिया गया और ये पूछा गया कैसी अभिक्रिया आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन। क्या बता देंगे, विस्थापन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी विस्थापन कैसी अभिक्रियाएं होती है, तो ये आपकी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह का कोई अन्य तत्व या समूह प्रतिस्थापित कर दे, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया आपकी ये कही जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये कॉपर यहाँ पे अलग हो रहा है, यानी यहाँ से ये आपका टूट रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इसका विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। तो राइट आंसर आप क्या बताएंगे, इसका विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो। ये सारे क्वेश्चन नोट करना क्योंकि आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तैयार कर लेंगे, ये मान चले कम से 25-26 क्वेश्चन तो आपका रिपीट क्वेश्चन ही वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। और इसके अलावा जो मैं आपको पॉइंट और नोट करा रहा हूं, अगर वो पॉइंट भी साथ साथ नोट करते चलते आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है C2H5OH का रासायनिक सूत्र बताइए क्या हो जाएगा। ये किसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा, इथेनॉल का होगा, मीथेन का होगा, ब्यूटेन का होगा, प्रोपीन का होगा। तो C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, ये आपका इथेनॉल का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। किसका हो जाएगा, इथेनॉल। C2H5OH हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिप्सम को गर्म करने पर यानी कितने टेम्परेचर तक आप उसे गर्म करते हैं, यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसे कितना गर्म करेंगे, इसे आप कितना टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, ये आप गर्म करेंगे कितना, ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। क्या पूछा हो जाएगा, ऑप्शन डी 373 केल्विन। यहाँ पे क्या रख देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 373 केल्विन। और वहीं पे अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाता आप बताते 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे केल्विन में दिया गया तो 373 केल्विन बता देंगे। इसमें क्या होगा, जो आपका जिप्सम होता है इतना जब आप गर्म करते हैं इनके अणुओं को त्याग कर क्या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट आपका बनाता है। और इसका सूत्र आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे नोट करिएगा
SO4 इंटू हाफ H2O आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कई बार पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे होता है, जैसे अगर कभी भी आपको फ्रैक्चर हो जाता है, जो आपका प्लास्टर वहां पे चढ़ता है वो आपका इसी का प्लास्टर आपके हाथ में चढ़ाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का और एक यूज होता है, इसका यूज आपको जो आपने देखो कि त्योहार में कई मूर्तियां बनती हैं, तो मूर्तियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग वहां पे यूज किया जाता है। तो ये सारा इसका राइट आंसर क्या होगा, 373 केल्विन हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड अगर पूछ लेता हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ पे बोल देते हैं। और आपका इसका रासायनिक सूत्र ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले, ये आपका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि अवोगाद्रो की संख्या कितनी है। अब बताओ जो आपकी अवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है, इन 4 ऑप्शन बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होता है, तो अवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है। जालंधर जडारो में ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, ये आपकी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपकी होती है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो आपका ये x है, x की जगह क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 23, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे आपका अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं, इसे अवोगाद्रो स्थिरांक भी आपका ये कहा जाता है। तो अवोगाद्रो की संख्या क्या हो जाएगी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला नोट करना। अगर यहाँ पे ये x की जगह पूछे जा रहा आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 23 हमारा ये आपका निकल के हो जाता है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो आपके हाइड्रोजन तत्व होते हैं इनके जो बाह्यतम कोश होता है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। दानापुर जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बाह्यतम कोश में इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी कितनी हो जाएगी, तो हम क्या बताएंगे 7 इलेक्ट्रॉन आप बता देंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये आपके जो हाइड्रोजन तत्व है, कौन से जो आपके हाइड्रोजन तत्व है इसमें कौन कौन से हाइड्रोजन तत्व आते हैं, जैसे कि आपका जो फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन क्या है, आपका एक हाइड्रोजन तत्व है। क्या जो आपका क्या फ्लोरीन, एक फ्लोरीन नोट कर लेना। अब फ्लोरीन संकेत क्या होता है, ये आपका F हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपका जो क्लोरीन हो गया, इसके बाद नोट करना कि जो आपका क्लोरीन ये भी आपका हाइड्रोजन तत्व हो जाता है, ये आपका हाइड्रोजन तत्व हो जाएगा। या फिर जो आपका आयोडीन होता है, क्या होता है आयोडीन, जो आपका आयोडीन होता है ये भी आपका हाइड्रोजन तत्व होता है। या फिर जो आपका ब्रोमीन होता है, या फिर कौन सा आ जाएगा आपका जो आपका ब्रोमीन होता है, ये संकेत ब्रोमीन का आप यहाँ पे नोट कर लें। या फिर जो आपका एस्टेटीन होता है, क्या होता है एस्टेटीन आपका हो जाता है, इसका संकेत क्या हो जाता है AT। ये सारे आपके हाइड्रोजन तत्व आपके हो जाते हैं। अब इनमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो आपकी 7 यहाँ पे हो जाती है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये सारे नोट जो आपका हाइड्रोजन वाला है ना, पेपर बहुत बार हाइड्रोजन से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। बस जो चीजें बता रहा हूं इसे नोट करते चला, आपके पेपर क्वेश्चन यहां से दिख जाएंगे। वैसे अभी तक कई बच्चे यहाँ पे राइट आंसर सही बता, बस आप क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आपको याद है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो पॉइंट आपको ना पता वो पॉइंट नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। और इस क्लास की पीडीएफ में अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप सीधा इसी नंबर हाई लिख के मैसेज करेंगे, आपके व्हाट्सएप की लिंक आ जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। अब ये बताओ जो अपनी आधुनिक आवर्त सारणी इसमें कितने तत्व आपके यहाँ पे हो जाएंगे, तो कितने तत्व होते हैं इसमें आपके टोटल आपके 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं 118 तत्व। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसमें आप ये मान चल रहा कि जो आपके 118 तत्व हैं इसमें केवल आपके जो 98 तत्व हैं, क्या है जो 98 तत्व, क्या नोट करेंगे जो आपके 98 तत्व ये क्या हो जाएंगे प्रकृति में, क्या नोट करना, ये आपके जो तत्व होते हैं यहाँ पे 98 तत्व, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में ये आपके पाए
जाते हैं। और इसके बाद जो शेष तत्व हैं वो उन्हों क्या हो जाएंगे, वो मानव के द्वारा निर्मित हैं। केवल आपके 118 ज्ञात तत्वों में 98 तत्व जो प्रकृति में आपके पाए जाते हैं, इसके अलावा जो तत्व आपके बनते बचते हैं वो मानव द्वारा आपके सारे तत्व यहाँ पे निर्मित आपके हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बीच की दूरी क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है परमाणु का आकार। क्या कहा जाता है, परमाणु का आकार। ऑप्शन बी आप बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप यहाँ पे क्या राइट आंसर बताएं। कभी क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका परमाणु होता है ये कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। कभी क्वेश्चन पूछा गया परमाणु किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर क्या परमाणु का निर्माण वहां पे आपका होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए जो परमाणु का, आप ये पेपर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, पेपर ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है कि जो परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, हम जॉन डाल्टन का नाम, आपको ये नाम क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है और फिजिक्स में टोटल अगर 5 क्वेश्चन हमारे पेपर वहां पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हम हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पे आधारित है, वो किस नियम पे आपका आधारित यहाँ पे हो जाता है, किस नियम पे आपका आधारित होता है। और ये आपका जबलपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। बस भाई यकीन मान के चलना कि आपके पेपर जो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं सीधे से क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेंगे। बस एग्जाम से जैसे जो चीजें मैंने बता रखी आप बस उसे फॉलो करिए, तैयार यहाँ पे करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल का नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी होती है वो कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। यानी कि अगर जैसे कोई हम लकड़ी का लेके जाए, टुकड़ा लेके जाते हैं, वहां भारी वहां पे लग रहा है, जो हम उसे पानी में डाल दे फिर उठा के ले जाए वो हमें हल्की प्रतीत होती। ये किसका सिद्धांत है, ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका यहाँ पे होता है। यानी भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। तो ये दोनों सिद्धांत आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपका यहाँ पे होता है, जो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत आपको यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नागपुर जडारो में ये क्वेश्चन अभी फिलहाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, ये बताएंगे टंगस्टन बता देंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, टंगस्टन इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका टंगस्टन होता है ना, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का इस्तेमाल आपका किया जाता है ताकि ज्यादा गर्म होने पर जो आपका फिलामेंट होता है वो पिघले नहीं है, टूटे नहीं। किसका यूज होता है, टंगस्टन का यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, बैटरी। क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका कैलिपर्स जो आपका दिया जा रहा है, तो कैलिपर्स का उपयोग वस्तु की मोटाई मापने में किया जाता है। कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलिपर्स का यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज कहां बताएंगे, इसका यूज आप बता देना वस्तु की मोटाई मापने में, वस्तु की मोटाई मापने में इसका यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। अब इसके बाद जो आपका यूडियोमीटर अगर पूछा जाए, यूडियोमीटर का यूज यहाँ पे क्या होता है, तो इसका यूज क्या बता देंगे, ये बताएंगे कि
रासायनिक परिवर्तन के बाद गैसों के मिश्रण की मात्रा को मापता है। ये क्या करता है, ये जो आपका यूडियोमीटर होता है, भौतिकी या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैसों की जो मिश्रण की मात्रा होती है, इसकी कौन मापता है, ये आपका यूडियोमीटर आपका यहाँ पे मापता है। और कैलिपर्स क्या मापता है, जो वस्तु की मोटाई मापने में कैलिपर्स का यूज आपका यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वेबर किसकी इकाई है। अब ये बताओ वेबर किसकी इकाई है, इन चार ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा। पुणे चढ़ाव में सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया, तो वेबर किसकी इकाई आपकी हो जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी चुंबकीय प्रभाव की। किसकी इकाई हो जाएगी, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे होता है। तो एक वेबर बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर एम्पियर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो चुंबकीय प्रभाव वेबर, ये चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी वेबर के द्वारा आपकी ये मापी जाती है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। अब लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 1/f, यानी फोकस दूरी क्या होती है, 1/f, यानी जो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसकी जो फोकस दूरी आपकी होती है, ये क्या हो जाती है, लेंस की क्षमता होती है। अब ये जो फोकस दूरी किसमें दी जाएगी, ये आपकी रहती है किसमें, मीटर में आपकी रहती है। सवाल में क्या दिया गया, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या आपकी क्या है 40 है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या आपकी 40 है, यहां पे सेंटीमीटर दिया गया, तो ये 20 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, A1/f, वो भी फोकस दूरी किसमें, मीटर में। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब पूछा जा रहा है क्षमता, तो क्षमता D बराबर क्या हो जाएगा, 1/, लेंस की इसकी क्या निकाली, फोकस दूरी क्या निकाली हमने, 20 निकाली। ये आपका सेंटीमीटर मीटर चेंज करो, क्या करोगे, बटे क्या कर दोगे, यहाँ पे 100 कर दोगे। अब बटे 100 करोगे, ये 100 कहां चला जाएगा, ये 100 ऊपर आपका आ जाएगा। अब 20 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 डायोप्टर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहां तो हमारी फिजिक्स भी कंप्लीट आपकी हो जाती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारे हमने क्वेश्चन वहां पे देख लिए। अब इसके बाद दोस्तों अपना कौन सा आएगा, जीके आएगा। अब हम लोग देखते हैं जीके कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए थे। दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन आता है जीके का, जो कि कोल्हापुर जडार में पूछा गया था कि गरीबी रेखा का आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी गरीबी रेखा के आकलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तो कौन समितियां आपके हो जाती है, एक समिति आपकी होती है डांडेकर एवं रथ समिति भी होती है। भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 2014। आप ये डेट यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे हो जाती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। तो राइट आंसर क्या बताएंगे इसका, आप बता देना अनाज। क्या बताएंगे, अनाज। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी हरित क्रांति है ना, यहां से आगे पेपर 2 क्वेश्चन बहुत बार पेपर पूछे जाते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, भारत में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय बता दो किसको दिया जाता है। अब इसके बाद ये बता दो कि अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दुनिया का नाम आ जाए, किसका, दुनिया का, कि विश्व का नाम आ जाए, दुनिया में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, या फिर भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है। ये दोनों ही पॉइंट आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो भारत की बात करेगा तो हम किसका नाम बताएंगे, आप बताइए MS, किसका नाम बताएंगे, MS स्वामीनाथन। किसका नाम बताएंगे, MS स्वामीनाथन का नाम आप यहां बता देंगे।
और क्या बताएंगे, स्वामीनाथन का नाम बना देंगे, क्या NIA स्वामीनाथन। और दुनिया की बात करेगा, दुनिया में किसका नाम बताएंगे, तो यहाँ पे नाम किसका बता देंगे हम लोग, ये नाम बताना, नॉर्मन बोरलॉग का। किसका बताएंगे, नॉर्मन बोरलॉग का नाम ये आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता, तब भी आप बताएंगे MS स्वामीनाथन का नाम बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन कहा जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग का नाम। आपको ये दोनों नाम यहाँ पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2019 तक, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अगर 2019 तक का पूछा जाए कि जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन आया था जो आपका 2019 में, जो आपका ये जबलपुर जडारो में आपका आर्मी नर्सिंग का एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बताओ संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, तो उस समय इसका राइट आंसर क्या था, 448। क्या हो जाएगा, 448 आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुसूचियां कितनी थी, तो आप बताते 12। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए अभी वर्तमान भागों की संख्या कितनी है, तो आपके 25 भाग यहाँ पे हो जाते। ये सारे पॉइंट नोट करना, ठीक। अगर पहले पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 अनुसूचियां, भाग कितने थे, आप वैसे 22 भाग आपके हो जाएंगे। ऐसे आप उनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ये ऑप्शन आपके वहां पे क्या क्या दिए जा रहे, और इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये सारे किसकी बात हो रही, ये सारी बात हो रही थी 2019 की, यहाँ पे आपकी ये बात हो रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और ये आपका जबलपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताओ। राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाए, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ सर झंडा समिति, क्या पूछ लिया जाए, जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, या आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी संविधान समिति, क्या पूछ लिया जाए आपकी, यहां पे नोट कर लेना। कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया संघ संविधान समिति, ये संघ संविधान समिति, अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए तो आप राइट आंसर यहाँ पे क्या बता देते। तो अगर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका नाम बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप यहाँ पे बता देते। और कभी अगर संघ संविधान समिति के बारे में पूछ लिया जाता तो आप किसका नाम बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का नाम आप बता दें। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, जो पेपर बहुत बार आपके ये रिपीट होते, दोनों पॉइंट आपको ये याद यहाँ पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। कभी अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए जो भारतीय संसद है ये किससे मिलके बनती है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे मिलके आपका संसद का निर्माण होता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए उच्च सदन कौन सा है, तो हम बताएंगे राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए निम्न सदन कौन सा है, तो आपकी लोकसभा कैसे निम्न सदन आपकी यहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से, तो संविधान के संशोधन से किस भाग का है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, तो इसका राइट आंसर बताएंगे भाग 20। क्या बता देंगे, भाग जो आपका 20 है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। क्या बताएंगे आप आंसर यहाँ पे, भाग नंबर आपका 20 बता देंगे। भाग नंबर आपका 20 यहाँ पे हो जाता है। और यहीं पे अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद हम क्या बताएंगे, 368 अनुच्छेद आपका यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और ये बताओ जो आपका संविधान का जो संशोधन है ये किस देश के संविधान से आपका लिया गया था, तो आप क्या बताएंगे, ये आपका अफ्रीका देश के संविधान से आपका ये लिया गया था।
तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं कि भारतीय संविधान जो संशोधन है ये आपका अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया, ये आपका भाग 20 में आता है और अनुच्छेद 368 के तहत इसके बारे में आपकी बात वहां पे की गई है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग से सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिकी और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का संपूर्ण प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी? राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपको ये नागपुर जडावन जब क्वेश्चन आपका पूछा गया था तब इसका राइट आंसर था बिल्कुल बिल्कुल अनुराग का क्या रहा है? जनसंख्या, वो जनगणना क्या हो जाएगी? जनगणना हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? जनगणना आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है? दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी ना उसे ध्यान से पढ़ लेना। उसी जनगणना से आपका हर बार एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जनगणना के बारे में जितने पॉइंट आपको सारे क्लियर यहाँ पे होने चाहिए और अपनी जो क्लास चल रही वहां मैंने डिटेल से सारे पॉइंट वहां पे क्लियर करा रखे 2011 की जनगणना से, क्योंकि हमेशा पेपर क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है। क्योंकि मैं आपको यह भी बताता हूं कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, जो अपनी क्लासें वहां पे चल रही मैं सभी की डिटेल से बताता हूँ। ये चीज आपकी ज्यादा पेपर पूछी जाती है, आप वो सारे पॉइंट वहां पे देखते चलना जो आप एप्लीकेशन में क्लासें वहां पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ये बताएंगे। ऑप्शन सी है 33.7%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? अब बताओ महासागरीय धाराओं की विशेषता कौन सी नहीं है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो राइट आंसर बताइए क्या आपका हो जाएगा? वे एक निश्चित दिशा में बहती, बिल्कुल ये विशेषता इसकी तो है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है वे जल की धाराएं, जल की धाराएं तो है ही यार वो, ठीक है। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती है, बिल्कुल समुद्र सतह पे तो बहेंगी धाराएं वहां पे। और उसके बाद इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यही बिल्कुल गलत हो भाई। निश्चित दिशा तो होगी तभी तो धारा वहां बह रही है, तो उनकी निश्चित दिशा होती है। यही ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां से अपना जीके अगला क्वेश्चन आता है, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक क्या है? यानी भारत और बांग्लादेश का प्रमुख उत्पादक क्या है, ये हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रमुख उत्पादक आपका क्या हो जाएगा? वो आपका होगा जूट। क्या होगा? जूट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट यहाँ पे आप बता देंगे। और दोस्तों जो बांग्लादेश है ना यही केवल कॉम्पिटिटर है आपका, यही आप केवल कॉम्पिटिटर हो जाता है कि जो जूट के उत्पादन में। कभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत सबसे ज्यादा उत्पादक क्या है, जूट बताएंगे। बांग्लादेश का भी क्या हो जाएगा? जूट आपका यहाँ पे हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे जो मैथ के क्वेश्चन आपके अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और मैथ का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमांक छूट आपकी 331.20 की एक एकल छूट के बराबर है यदि वस्तु का अंकित मूल्य आपका 920 है। तो x का मान बताइए क्या होगा? क्या पूछा? इस x का मान बताइए। तो हमें एक बात ये पता है कि जो आपके 2 डिस्काउंट छूटे वहां पे दी जाती है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? उसका फॉर्मूला आप सीधा सीधा क्या बता देंगे? जो हमें 2 छूटें दी जाती है, अगर 10% की छूट दी जाए, 10% 2 छूटें दी जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें एकल छूट बता दीजिए तो इसका फॉर्मूला आपका वहां पे क्या बताते थे? ये आपका होता था क्या, आप एक बार क्या करते हैं x प्लस x दोनों जोड़ते थे और माइनस का x गुड़े y, यानी कि ये मान चलो अगर 2 डिस्काउंट दिए गए, एक हम माना x डिस्काउंट है, एक माना y डिस्काउंट है, अगर इनकी एकल छूट बोली जाती है हम क्या करते थे? x प्लस y और माइनस का x y बटे 100 कर देते, यहां से हमारा एकल छूट यहाँ पे निकल के आ जाती थी। लेकिन सबसे पहले सवाल देखो क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी चीज की अगर रेट वहां पे 920 रुपए है उसमें हमें इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है, पहले तो ये निकालो कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब वहां पे कितने परसेंट डिस्काउंट मिला ये कैसे निकालेंगे? यानी आपने सीधा सीधा यहाँ पे ये रखा, यानी कि हमारी कोई 920 रुपए की सामान थी और उसमें अगर हमें डिस्काउंट मिला है 331.20 का डिस्काउंट मिला है तो परसेंटेज में कितनी छूट है? तो गुणे क्या कर देंगे आप? इसे 100 यहाँ पे कर देंगे।
एक जीरो जीरो हमारा कट गया, ये जीरो कटा, आपका ये 2 जीरो और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, इस जीरो जीरो आपने काट दिया, और 10 से ये 10 हमारा कट गया, इसे 9 से भाग करें, कितना आपका निकल के आ गया, ये 36% यहाँ पे निकल के आ गया। यानी हमें ये चीज दी जा रही है कि अगर आप जो अगर ऑप्शन सॉल्व करोगे ना, जल्दी आंसर यहाँ पे ला पाएंगे, तभी आप जल्दी आंसर यहाँ पे लाएंगे। देखो अब हमें फार्मूला क्या पता है, फार्मूला हमें ये पता है x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100, और हमें जो छूट देंगे हम, तो छूट हमारा ये 36% के बराबर आपके ये आनी चाहिए, क्योंकि हमें छूट दिया कितना यार, इतना छूट अगर रुपए में दिया गया, लेकिन परसेंटेज इतनी छूट हमें दी गई है। तो जो छूट आपकी यहाँ पे, ये बताओ इन चार ऑप्शन में हम कौन सा ऑप्शन रख दें कि आपका ये 36 यहाँ पे आ जाए। तो आप जैसे मान लो 25 रखेंगे, 25 में आपका 36 नहीं आएगा। देखो 20 ऑप्शन रख के देखो यहाँ पे, अगर हम x की जगह क्या रख दें, x की जगह आप यहाँ पे रख दो 20, यानी 20 हो गया प्लस 20 हो गया माइनस का 20 गुणे 20 करोगे, ये कितना हो गया आपका 400 हो गया, और बटे यहाँ पे 100 कर दिया, 2 जीरो हमारे कट गए, अब 20 कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया, 40 में जैसे ही आपने 4 माइनस किया कितना आ गया, ये आपका 36% आ गया, और यही छूट हमारी यहाँ पे आ रही है। तो यानी यहां से हमें क्या हो गया, तो उसकी जो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आपका हो जाएगा 20%, यानी हम 20% की दो छूटे यहाँ पे देंगे, 20% की हम यहाँ पे दो छूटे आप दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या बता देंगे इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इतने रुपए समान थे, इतने छूट थे, परसेंटेज हमारी छूट इतनी थी, एकल छूट पूछा जा रहा है, यहां से आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो चीजें जैसी दी जा रही इसे बस सॉल्व करें, मैथ इजी आती, बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व आप कर सकते हैं। और जो अपने एप्लीकेशन सारी क्लासें मैंने वहां पे स्टार्ट करा रखे, वहां पे वो मैं टॉपिक वाइज टाइप वाइज करा रहा हूँ कि भाई इसके इतने टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जा सकते, वो टाइप कंप्लीट आप जो कर रहे हैं उतना ही कर लीजिए, आज पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 16 संख्याओं का औसत इतना है, बाद में पता चला कि 4 अंक यानी 18, 17, 24 और 35 गलती से ले लिए गए। अब इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत बताओ। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये बता दो, अच्छा अगर 16 संख्याओं का औसत 35 है तो 16 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो इन संख्याएं 16 संख्याओं को पहले ये बता दो कि इन 16 संख्याओं का आपका योग क्या हो जाएगा। तो जो संख्याएं आपकी दी जा रही औसत से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 16 गुणे जैसे 35 करोगे, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 560, यहाँ पे आपको ले लिया गया। अब यहाँ पे ये सवाल एक और बोला गया कि गलती से ये 4 संख्याएं ली गई, यानी ये संख्या हमें यहाँ पे नहीं लेनी थी। तो जो 4 संख्याएं दी गई इनका योग बताओ क्या हो जाएगा। यानी यह एक संख्या आपका 18 है, प्लस का 17 है, और प्लस का आपका 24 है, और प्लस का हमारा 35 है। अब ये बताओ इनका योग क्या हो जाएगा। जब इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इनका योग क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 94, यहाँ पे निकल के आ गया। यानी 4 संख्या अब हमें नहीं लेनी है। तो ये बताओ अगर 16 संख्या है, पहले 16 संख्या कितनी थी पहले हमारी, अब पहले संख्या थी हमारी 16, अब 4 संख्या आपको नहीं लेनी है, तो संख्याएं कितनी बची, हमारी संख्या बची 12। अब इनका योग बताओ क्या होगा, 12 संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये जो 4 संख्या इसमें आप माइनस कर दोगे, तो यानी यहां से हमें ये पता चल जाएगा 12 संख्या का योग हमें पता चल जाएगा, 12 संख्या का योग पता चल जाएगा। तो 560 में आप 94 जब माइनस यहाँ पे कर दोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 466 यहाँ पे निकल के आएगा। अब ये बताओ योग तो हमारा मिल गया 466 योग मिल गया। अब बताओ औसत क्या हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग। तो पदों का योग क्या है 466 है हमारा, बटे पदों की संख्या। पद कितने बचे, 12 बचे, कि 16 में 4 पद तो हमने हटा दिए। तो 12 से इसे भाग कर दोगे, काटो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 383, इतने आ जाएगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 38.83। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। तो इस तरह आप इनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। मैथ के लिए बस कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, और क्लास में सारा कुछ बता रखा कैसे आपको स्पीड फास्ट कैलकुलेशन वहां पे करनी, जो अपनी मैथ क्लास है एप्लीकेशन वहां पे चल रही है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि, इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने, देखो यहाँ पे क्या लिखा, पानी से बदलना है। तो जो अगर पानी से बदलने का परिणाम मिश्रण में पानी औषधि का अनुपात 1:1,
यानी 50-50% हो जाए। हमने ये माना कि जो पहले अपना मिश्रण था वो 100% का था, कितना था 100% में। अब ये मानो अगर 100% का था, उसमें पानी कितना था, पानी कितना है 3 भाग, तो अगर 100 का 3 भाग क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 30 भाग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखो ये औसत से हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हम मिला क्या रहे पानी से बदलने पे। अब ये बताओ कि अगर पहले जो मिश्रण था उसमें 30% पानी था, और जब आप उसे पानी मिलाएंगे तो पानी जब पूरा पानी मिला रहे तो यहां पे क्या लिखना, ये पानी, और यहां पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि प्रतिस्थापित पानी, जो हम इसमें पानी मिला रहे हैं, तो प्रतिस्थापित पानी क्या हो 100%, क्योंकि जो हम पानी से मिला रहे हैं तो 100% ही हमारा प्योर पानी, उसमें किसी चीज का मिश्रण है ही नहीं, तो उसमें आपका 100% पानी है। जो ये सारा मिश्रण हमने मिला दिया वो हमें पूछा जा रहा है, ये बताओ कितना पानी इसमें मिला है कि इनका वह एक अनुपात एक बराबर बराबर हो जाए, 50-50% यहाँ पे आपका हो जाए। तो इसमें पानी अब बीच में कितना दिया एलिगेशन मेथड से, ये लिखेंगे 50। अब इसे सॉल्व करिए, कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 50 30 माइनस किया, ये आपका 20 हो गया, 100 में 50 किया आपका 50 हो गया, काटो कितनी बार आ जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 से इसे काटो किससे 10 से काट दिए, 5:2 आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ उनका अनुपात मिश्रण में और औषधि का अनुपात क्या हो जाएगा। तो टोटल अनुपात क्या है हमारा 7 है, ये 5:2 टोटल है आपका 7, और कितना मिश्रण हम इसमें मिला रहे हैं और 2 मिश्रण, तो क्या हो जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या बताएंगे 2/7, आप इसका राइट आंसर बता देंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों एलिगेशन मेथड के जो सवाल होते थोड़ा आपको ध्यान से वहां सोचने पड़ेंगे, पर जो चीजें मैं आप वहां पे एप्लीकेशन जो क्लास से ले रहे हैं ना वो उसे ध्यान से पढ़ते चलो। आज के एक एक क्वेश्चन वहां मैं कवर कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन वहां बाहर नहीं जाएगा, और ये क्वेश्चन पर नागपुर जेडारो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया था, ये लेवल रहेगा आपके पेपर, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इतने हार्ड भी नहीं है, कैलकुलेशन अगर आती है बड़ी आसानी सभी के आंसर आप वहां पे दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो अब ये बताओ था एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका क्या होगा। सवाल है जो चीज जैसी दी जाए उसे आप वैसे लिख दो, आपका सवाल इसका आंसर आ जाएगा। ये कोल्हापुर जिला जब क्वेश्चन पूछा गया कई सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया था, सवाल में क्या दिया जा रहा और क्या पूछा जा रहा, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज घुमा के पूछा गया आपसे। जो चीज जैसी दी गई वैसे आप नोट कर लो, आपका इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या दिया जा रहा है कि 11,180, ये तो चीज फालतू वहां पे दे दी गई है। तो 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हमने कि जो आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, वो क्या दिया 80 वस्तुओं के खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपका क्या हुआ, आप ये नोट कर लेना कि जो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 80 वस्तुओं क्रय मूल्य माइनस का 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर आपका यहाँ पे आपका ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना। अब ये बताओ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखो 80 लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखा 80, ये लिखा हुआ है कमल ने 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो 80 वस्तुओं का जो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य है, ये 80 वस्तुओं क्रय मूल्य माइनस 6 वस्तुओं के विक्रय जो आपके हानि वहां पे ये आपके दिए। अगर इतनी लैंग्वेज आपने यहाँ पे लिख दी, पूरा सवाल इसी पे आपका टिका हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये सेलिंग प्राइस जब आप इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 86 वस्तुओं जो आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्या हो जाएगा 80 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो ये बताओ 80 वस्तुओं क्रय मूल्य क्या दिया जा रहा है, ये दिया गया 11,180 यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी ये हमें पता चल गया कि जो 46 वस्तुओं को जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका हो जाएगा 11,180, क्या हो जाएगा ये आपका 11,180। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे रख दो 11,180 आपने लिख दिया। तो ये बताओ एक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11,180 बटे आप क्या कर दोगे 86 से भाग कर दो,
तो 86 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, ये पहले एक बार जाएगा, हासिल आएंगे कितनी, 3 बार जाएगा, ये जीरो आपका आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 130। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 130 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और सवाल है, बस सवाल है लैंग्वेज क्या दी गई, ये ध्यान से पढ़ लो। ये अगर आपने इतनी लैंग्वेज यहां बना दी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे जो 80 वस्तुओं क्रय मूल्य यहाँ पे आया, यहाँ पहले दिया गया है कि 80 वस्तुएं खरीदता है कितने रुपए में, 11,180 में। तो जहां पे आपका 80 वस्तुओं क्रय मूल्य है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस होती है, किस रुपए में हम वस्तु खरीदते हैं, और एसपी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होते हैं, जिस रेट में वस्तु को वहां पे बेचते हैं। ये चीज ध्यान से नोट करना, आपका इसका आंसर यहां से आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु बताइए क्या हो। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है, वो क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है। पहले यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करना कि वर्तमान, यहाँ पे क्या हमने लिख दिया कि वर्तमान, देखो यहां पे वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया गया है, वो दिया गया 7:8। क्या दिया गया, ये दिया गया आपका 7:8, यहाँ पे 8 आपका दिया गया। अब फिर बोला गया अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया। यानी 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद ये रेशियो क्या हो गया, ये हो गया आपका 8:9 हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब ये बताओ चाहे वर्तमान आयु, अगर यहाँ पे सी की बात नहीं चल रही, यहाँ केवल फिलहाल बात अभी यहाँ रेशियो किसके दिए गए, ए और बी के यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, यदि ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु से, याद, यदि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, तो सी की आयु बताना है। तो पहले तो आप ये बताओ ए की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिफरेंट कितना है, 7 से 8 हो रहा है, एक का डिफरेंट हो रहा है, 8 से 9 हुआ, एक का डिफरेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखते हैं वर्ष कितने बढ़ गए, वर्ष हमारे 6 वर्ष आपके बढ़ गए। यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि एक यूनिट बराबर, यानी ये पता चल गया कि 1 यूनिट बराबर आपका ये क्या है, 6 वर्ष के बराबर आपका यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ए की वर्तमान आयु क्या है, 7 है वहां पे, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 6 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 42 वर्ष हो जाएगा। यानी ए की उम्र कितनी आ गई, ए की उम्र निकल के आ गई 42 साल यहाँ पे निकल के आ गई। और सवाल में ये दिया जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, तो सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, जो ए की उम्र 42 साल है उससे 10 वर्ष इसकी अधिक आ जाएगी। तो 10 आप जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये 52 वर्ष आपका हो जाएगा। सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 52 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों यहां से हमने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो अपने आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जो आपके पेपर और पॉइंट ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई इन्हें ध्यान से नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करना, और जो अपने क्लासें अपने एप्लीकेशन में स्टार्ट हो गई उसे बस ज्वाइन किए रहना। जो चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसे नोट करते रहना, उसे फॉलो करना। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नया बैच है, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल बेसिक सारी क्लासें वहां पे चल रही हैं, उसे ज्वाइन करिएगा और आपके एग्जाम में इसी बार सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी 1 घंटे बाद वहां पे अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप वहां पे देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।